अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज, और इन रियली न्यू फैशन अब हम देख रहे हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के एक ट्रेन हाईजैक की गई है। प्लेन हाईजैक होते थे, ट्रेन हाईजैक कर ली गई है, और ये बुलान बाईपास के साथ जो जाफर एक्सप्रेस है ये जाती है पेशावर फ्रॉम क्वेटा, और ये पेशावर जाते हुए सिंध में भी रुकती है, पंजाब में भी रुकती है। तो उस पर ज़ाहिर है जो सवार होते हैं वो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के होंगे, सिंधी भी होंगे, पंजाबी भी होंगे इसमें। तो ज़ाहिर है बसेस के साथ ट्रैवल करना तो अनसेफ था ही कि आईडी कार्ड्स देखकर उनको मार दिया जाता था। उसके बाद शाहराहें तो वैसे ही नहीं बनी, रोड्स अभी बननी है, तो रोड ट्रैवल वैसे नहीं है। तो अब बसेस के अलावा कोई ऑप्शन जो था वो ट्रेन का था, तो अब ट्रेन का जो एक ऑप्शन है वो भी मेरा ख्याल है कि अब नहीं रहा, क्योंकि सुबह से एक मामला जारी है। बीएलए के एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो आपने अरेस्ट किए हैं एक्टिविस्ट उनको रिहा कीजिए, ये हॉस्टेजेस बनाया हुआ है इन्होंने। अब तक की जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है ये कि 80 जो हॉस्टेजेस हैं उनको निकाल लिया गया है, जिसमें 43 मर्द हैं, 26 औरतें हैं, 11 बच्चे हैं। लेकिन कुछ मुतज़ाद इतलात ये भी हैं कि कुछ सिक्योरिटी पर्सनल को भी अरेस्ट कर लिया गया है या उनको भी कैप्टिव बना लिया गया है, और कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक्स को फौरी तौर पर होल्ड किया जाए। और यही डिमांड बार बार वो कर रहे हैं कि हमारे जो हॉस्टेजेस आपने पहले अरेस्ट किए हुए हैं आप उनको फौरी तौर पर रिहा करें। अब ये मामला किस तरफ बैठेगा? बलूचिस्तान का मामला वैसे भी हम देख रहे थे कि बहुत शिद्दत आ गई थी एक टेररिस्ट अटैक्स में, बीएलए भी थी, दाइश भी थी, टीटीपी भी थी, पख्तूनख्वा का एरिया वैसे भी हम देख रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से उसकी बद से बदतर हो रही तो जा रही सूरत हाल है। लेकिन इस मामले में हम मईशत को प्रायोरिटी तो बना रहे हैं, लेकिन हम टेररिज्म को और उसके जो हम उसके जो उसके लवाजमात हैं जो आप सामने आ रहे हैं, दे आर वेरी वेरी टेरिफाइंग। और आपको याद होगा कि टेररिज्म ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमारा नंबर 2 है, और हमारी आबादी है 24 करोड़ की, और या 25 करोड़ की। और पहले नंबर पर बर्किना फासो है, वो एक अफ्रीका में जगह है जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ है। तो आप ये सोच लीजिए कि कितना हॉरिफाइंग है। 45% इजाफा हुआ है टैक्स में, और अभी भी हम कोई नेशनल एक्शन प्लान की बात नहीं कर रहे, हम कोई साथ बैठने की बात नहीं कर रहे। अभी भी मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठेगी नहीं बैठेगी, और अगर नहीं बैठेगी तो यही बात करना कि आप ये प्रोपेगेंडा मचा रहे हैं। उसके बाद हम देख भी रहे हैं बहुत सैडली कि एक सोशल मीडिया पर कुछ पीटीआई के फ्लैग्स लगाकर या पीटीआई के उन्होंने नाम लगाए हुए हैं, और वो बार बार एक इस इशू को बहुत ज़्यादा टैबलॉइडी भी बना रहे हैं और गलत इतलात भी फराहम कर रहे हैं। इसलिए आई थिंक दैट दे शुड रिमूव दमसेल्व्स फ्रॉम दैट, क्योंकि ये एक बहुत बहुत ज़्यादा एक सीरियस सूरत हाल है, और ये इस मुल्क पे डिपेंडेंट है, इस मुल्क की रियासत के जो हमारे इदारे हैं उन पर डिपेंडेंट है कि इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। इस ज़ाहिर है दिस इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट एंड आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन हमारे पास आज मौजूद हैं जी मोहम्मद अली सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कमरुल इस्लाम साहब नून लीग से हमारे साथ हैं, जमाल रईसानी साहब भी हमारे साथ हैं। जमाल रईसानी साहब, आपके पास जो खबर आ रही है, क्योंकि यू आर देयर, आपको क्या इतलात मिली हैं अब तक कि 80 लोगों को छोड़ दिया गया है, और ये जो कह रहे हैं सिक्योरिटी पर्सनल को भी हॉस्टेज बनाया गया है, इसमें कोई सदाकत है? बिल्कुल जी सना, सबसे पहले तो शुक्रिया बलूचिस्तान की मौक़िफ़ लेने का। सबसे पहले तो जितनी भी हम इस वारदात की मज़म्मत करें कम है, और मैं समझता हूँ कि ये अब टाइम आ गया है कि हम होश के नाखून लें और बलूचिस्तान को सीरियस थोड़ा लें। अब तक की जो मालूमात है, जो दहशतगर्द हैं उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे टारगेट की थी जो कि क्वेटा से पेशावर जा रही थी। उसमें 400 के करीब जो है पैसेंजर्स थे, जिनमें ख़वातीन और बच्चे बुजुर्ग भी थे, और चंद उन्होंने 60 के करीब जो हॉस्टेजेस हैं वो उन्होंने लिए हैं। और अभी की जो इतलात हैं, ऑपरेशंस जारी हैं जिनमें बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नम भी वसूल हुए हैं, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के भी शहादतों की इतलात हैं। तो लिहाजा जो एट द मोमेंट प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो दहशतगर्द है उनका मोरल बड़ा डाउन है, क्योंकि हमारे फोर्सेस ने उनको घेरे में लिया हुआ है, गनशिप्स हैं और फौज ऑन ग्राउंड एसएसजीज गए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो जितने भी हॉस्टेजेस हैं वो खैर और आफियत से इंशाल्लाह वापस लौटेंगे। लेकिन वो एयर स्ट्राइक्स को कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक्स हॉल्ट की जाए, क्या एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं? देखिए जी, थोड़ा बहुत क्योंकि ये एक
ऑपरेशन तो हम खैर नहीं कर सकते, ये एक रेजिस्टेंस है जो कि हमें बहुत पहले ही दिखानी चाहिए थी रियासत के तरफ से, कि जो लोग चाह रहे हैं कि वो बंदूक के नोक पर बलूचिस्तान को आज़ाद करते हैं या किसी और तरीके से अपने नौजवानों को इस्तेमाल करके प्रॉक्सीज के तहत दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, उनके खिलाफ आयरन हैंड से हमें निपटना चाहिए था। तो एयर स्ट्राइक्स थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो जन्नुम वसूल हुए हैं दहशतगर्द, वो जो हुए हैं वो एसएसजी के जो हमारे नौजवान गए हैं उधर जवान। तो ऑपरेशन अभी भी स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि जो दहशतगर्द है वो सब इंशाल्लाह ताला जो है रईसानी साहब, आपने कहा ना ये सिट बैक एंड टेक नोटिस वाला मकाम है, क्योंकि हमने सोचा कि शायद आग इतनी नहीं लगी, थोड़ी कम आग लगी है, फिर हमने सोचा कि हमारे घर तो आग आएगी नहीं, वहीं रहेगी, तो ये वाला मामला हो गया है। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है पाकिस्तान में कि एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया और इस टनल के अंदर। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि मतलब ये इनको इतनी ज्यादा कहां से, फिर ये उसका दायरे में सिग्नल्स का मसला है, बट वो बार ये कहा जा रहा है कि वो अपने हैंडलर्स से बात कर रहे हैं, बैरून मुल्क उनके हैंडलर्स हैं, अब वो रॉ के हैं, वो अफगानिस्तान में हैं और ज्यादातर तो अफगानी ही है। जी बिल्कुल जी, ये सबसे पहले तो सना हमें फैसला करना होगा कि बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम है, ना ही उनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक है और ना ही उनका बलोच लोगों से, बलोच रिवायत से कोई ताल्लुक है। क्योंकि अगर आज का आप अटैक देखें, उन्होंने बच्चों को और खवातीन को डाल बना के उन्होंने फोर्सेस के, हमारी जो पाकिस्तानी फोर्सेस है उनके साथ लड़े हैं। और माजी में अगर आप देखें, जो कि एक नौजवान खवातीन जो हमारे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, उनके जहन में ये जो है जहर डालकर उबलकर वो दहशतगर्द बना रहे हैं। तो ये हमें फैसला करना होगा कि बीएलए ना ही वो बलूचिस्तान के हक में है और ना ही हमारे हवाम के हक में है। तो लिहाजा हमने 12 की रिक्वेस्ट की है वफाक से कि बलूचिस्तान को संजीदा लें। बलूचिस्तान एक ऐसे पॉइंट पे जा रहा है, गामजन है, जहाँ पे नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है। आपका जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और आधे से ज्यादा, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, आप नौजवानों को एंगेज नहीं करते, दुश्मन मुमालिक वो आपको नौजवानों को एंगेज कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि ये जो अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में है, तो उनको बहुत ज्यादा फंडिंग हो रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। कुलभूषण यादव जो कि है वो एक बहुत बड़ा सबूत है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि होश के नाखून लें, सब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, रियासत मशीनरी, पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हों, ताकि हम जो बलूचिस्तान का मसला है, मुकदमा है, वो हम सीरियसनेस के साथ लड़ सकें, ताकि हमारा जो नौजवान का मुस्तकबिल है वो डैमेज ना हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो कोई अमन अगर वहां नहीं है तो डेवलपमेंट कैसा होगा। तो हमें चाहिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर को सीरियस लें, क्योंकि बीएलए इज अ थ्रेट एंड इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी यूएन ने से लेबल दी है। तो लिहाजा हमें एक पेज पे होना होगा ताकि हम इस मुकदमे को सीरियस से लड़ सकें। ठीक है, लेट मी गो टू कमरुल इस्लाम साहब, बिकॉज़ वफाक को वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कमरुल इस्लाम साहब, आप फरमाइएगा कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चला गया है मामला बलोचिस्तान का, और रकबे के हवाले से तो ये सबसे बड़ा सूबा है। पहले यहाँ पर जब पीडीएम हुआ करती थी तो बड़े जलसे होते थे, बड़े मिसिंग पर्सनस की बात होती थी, इनको एड्रेस करने की बात होती थी, लेकिन उसके बाद वो दिन गए और अब बलोचिस्तान फिर जो है वो ऐसी ही हुकूमत उसको रिप्रेजेंट कर रही है जिस हुकूमत को शायद मैंडेट नहीं मिला या बना दी जाती है। और ये सन 77 से हम यही देख रहे हैं, बलोचिस्तान में जो मैंडेट जिनको दिया जाता है वो तो आते ही नहीं है पावर में, और बलोचिस्तान का मुकदमा तो अब बलोच खुद जो लीडर्स हैं वो नहीं लड़ रहे। तो आपको क्या लगता है किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इनके खिलाफ? और दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हमारे ऊपर है। हम देख रहे हैं कि वी हैव बीन स्टैम्पीडेड बाय अ फ्यू बीएलए एक्टिविस्ट जिन्होंने 400 से ज्यादा लोगों को अटैक भी किया है, फिर उनमें से कोई 200 लोगों को यरगमाल भी बनाया, जिनमें से हमने अब तक 80 रिहा करवाए हैं, और सिक्योरिटी पर्सनल हमारे वो भी शहीद हो रहे हैं और एयर स्ट्राइक्स भी हो रही हैं, एसएसजी कमांडोज भी हैं। तो दिस इज अ सीरियस थ्रेट। देखें, ये बड़ा अफसोसनाक, दर्दनाक, काबिल मजम्मत वाकया तो है ही है, लेकिन से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हरगिज नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये अगर तो होता कि बलूचिस्तान की कोई अक्सरियत जो है वो इस मामले में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होती, तो फिर तो हम कहते हैं कि वाकई जी ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब आपने जैसा हालात से भी वाज़ेह है कि दहशतगर्दी की तरफ और इस किस्म की दहशतगर्दी की तरफ, पहली बात तो यह है कि दहशतगर्दी कोई नया फिनोमेना
نہیں ہے نہ اس ریجن میں اور نہ اوور آل ورلڈ اوور اس میں جو ہے جہاں پہ اضافہ ہوا ہے جس طریقے سے، تو وہ اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے بھی اسی زیادہ شدت کی، زیادہ وسائل کی اور زیادہ جو ہے آپ کہنا چاہیے ریزالو کی ضرورت ہے. تو وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ اس لحاظ سے بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ ٹرین کی جو ہائی جیکنگ تو چلے وہ ایک اصطلاح بن گئی ہے، لیکن یہ ٹرین کے مسافروں کو یرغمال بنانا، ہوسٹیج بنانے کا جو فینومنا ہے یہ نہایت اور سے ٹنل میں دھماکے جب وہ بھی ٹرین ٹنل میں تھی سو دے ور پریپیئرڈ، وہ ٹنل کے اندر آلریڈی موجود تھے جب وہ ٹنل سے گزر رہی تھی تبھی. جی وہ انہوں نے ایک ایسی جگہ تلاش کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کا اگر جغرافیہ آپ دیکھیں، ٹوپوگرافی دیکھیں تو وہ اس کے لیے مینج کرنا اور سیکیورٹی فورسز کا وہاں پہ بر وقت پہنچنا، وہ انہوں نے مشکل ترین جگہ کا انتخاب کیا کیپنگ ان ویو جو جغرافیکل ڈسٹینسز تھے. اور پھر اب چونکہ یہ ڈیلیکیٹ ایشو ہے اس پہ محل ہمیں اس سٹیج پہ تو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں ہوا یا کس طرح ہوا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب سیکیورٹی فورسز نے ان کو انگیج کر لیا ہے. جو ہمارے پاس تو اطلاعات اس وقت وہی ہیں جو اسلام آباد میں پہنچ رہی ہیں یا میڈیا کی سورسز ہیں یا جس طرح ابھی بلوچستان کے لوکل کورسپونڈنٹس وہاں سے بتا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اس BLA دہشت گرد تنظیم کے حوالے سے یہ ان کی جو ایک ریٹریٹ ہے اس کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، کیونکہ یہ بلوچ روایات کے خلاف ہے، یہ پختون روایات کے خلاف ہے، یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے کہ مسافروں کو اس طریقے سے اور پھر بالخصوص خواتین کو اور بچوں کو، خواتین تو بلوچ روایات میں اور پختون اور اوور آل ہمارے ایون پنجابی روایات میں ان کی جو رسپیکٹ ہے، آنر ہے. روایات کہاں فالو ہوتی ہیں اس ملک میں؟ خود کچھ حملے بھی ہوتے ہیں اس ملک میں گوادر میں ایک دن میں 17 ہمارے شہید بھی ہوتے ہیں. مطلب یہ تو مطلب جی دہشت گرد تو ظاہر ہے کسی روایت کو فالو نہیں کرتے، لیکن ان کو فالو کرنے والے لوگ یا ان کو جو سپورٹ دینے والے امنگ پولیٹیکل فورسز میں سے بھی یا پولیٹیکل اسٹریٹا میں سے ان لوگوں کے لیے تو یہ لمحہ فکریہ ہوگا ڈیفینیٹلی، اور وہ اس بارے میں اور ان کی سپورٹ میں واضح طور پہ جب کمی آئے گی اس قسم کے بھیانک واقعات کے بعد تو پھر باقی جہاں تک کرم اور پارا چنار میں ہو رہا ہے، کرم اور پارا چنار میں ہو رہا ہے، اس کا آپ لوگ پلینلی بلیم کرتے ہیں کہ کھیپی کے CM جو ہے وہ دھاوا بولنے میں بڑے تیز ہیں، اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ ایک صوبائی مسئلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوبائی مسئلہ ہے اور یہ گورنمنٹ ہی پرفارم کر رہی؟ دیکھیں جو آئین ہے، جو قانون ہے، جس طریقے سے جو صوبے اور مرکز کے درمیان تقسیم ہے، جو KP میں ہے وہی بلوچستان میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کہیں پہ بھی KP کے جو ٹیررزم کے واقعات ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اپنے آپ کو ایبزالو نہیں کیا یا یہ نہیں کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ سریحن جو ہے وہ صرف یہ تو وہ فرنٹ ہے دہشت گردی والا جس میں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے لڑنے پہ کی جو ہیں وہ پابند بھی ہیں اور وہ اس بات کی ریزالو رکھتی بھی ہیں. ہاں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں یا کوئی وہ تو اس میں تو وہ حقیقت ہے نا، اس میں یا تو کوئی فرق ہو یا انہوں نے حملہ نہ کیا ہو تو وہ الگ بات ہے. لہٰذا ان دو چیزوں کو جوڑنا محل مناسب نہیں ہے، اور بلوچستان کی حکومت پہ چونکہ کوئی ایسا لیبل نہیں ہے تو اس لیے ظاہر ہے اب یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ چونکہ KP کو کہا گیا یہ الزام KP حکومت پہ ہے سرفراز مفتی صاحب مائنورٹیز کو پیسے تقسیم کر رہے تھے. میں صرف حیران ہوں کہ ہم یہاں تک اس مقام پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک جگہ یہ لڑائی چل رہی ہے وہاں مائنورٹیز کو رقم تقسیم ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے لیکن ٹائمنگ ذرا آئی تھنک اٹ شوڈ بی لکڈ ایٹ. لیکن میں ذرا لیٹ می موو آن ٹو محمد علی سرفراز صاحب. سرفراز صاحب آپ فرمائیے گا، کیونکہ PTI کے یہ بہت زیادہ الزام لگتا ہے کہ آپ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہاں پہ جعفر ایکسپریس پہ شروع نہیں ہوا معاملہ تو آپ لوگوں نے پروپیگنڈا مچانا شروع کر دیا، آپ نے فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور یہ ظاہر ہے یہ کوئی وقت نہیں ہے. تو یہ پروپیگنڈسٹ کیا آپ کی پارٹی میں موجود ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے کیا آپ ان کا ذمہ لیتے ہیں، اور اگر ہیں تو ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ جی السلام علیکم ثنا. دیکھیے جی آج ایک ایسا دن ہے انفارچونیٹلی، آج صبح سے کوئی اچھی خبر نہیں آئی. ایک ٹرین کا یہ کڈنیپ ہوا، یہاں پہ اٹیک ہوا، اور ایک ٹرین روڑی کے مقام پہ ویسے ہی
آج کے دن میں 2 ٹرینوں کے حادثات ہوئے ہیں اور اس میں ہمیں دیکھیں اٹس اے نیشنل امپورٹنس ایشو. اس میں اب کوئی اپوزیشن یا گورنمنٹ کی بات کرنے کا میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ اس وقت میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کروں گا بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن کہ یہ ابھی سیوکس کی ایک رپورٹ جو آئی تھی, چیزوں کا کوئی نہ کوئی ریلیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ جو ہمیں کانگو کے ساتھ دوسرے نمبر پہ دنیا میں نیچے سے ملا دیا گیا ہے اپنی ہیومن رائٹس انڈیکس کے حوالے سے, اس کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. جب ہمارے ملک میں کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوگی, ٹرو ریپرزنٹیشن عوام کی نہیں ہوگی عوامی نمائندوں کی طرف سے, اور ہمارا یہ نیشنل ایشوز کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا کہ دہشت گردی کیوں اتنے عروج پہ جائی رہے. اتنے دہشت گردی کے واقعات اس ملک میں 2 سال پہلے تو نہیں تھے, بڑا سکون پیدا ہو گیا ہوا تھا. اب کے پی کے بھی حالات برے ہیں. بڑی مہربانی راجہ قمر الاسلام صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ کو ابزالو نہیں کر لیا کے پی کے کی رسپانسبلٹی سے. بلوچستان کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز کے ہم بالکل ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ اب وہاں سے ابڈکٹ ہوئے ہیں, اللہ کرے وہ سارے خیر و عافیت سے عورتیں بچے مرد اپنے اپنے گھروں کو پہنچیں. یہ ہمارے لیے ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے اور بڑی پریشانی کی بات ہے. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیوں میں بلوچستان میں برین واش بھی کیا گیا ہے, ہمیں ایکسٹرنل انفلوئنس کا بھی سامنا ہے. لیکن ہمارے اپنے ملک میں ہمارا دھیان ان چیزوں کے بجائے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو کرش کرنے میں جب لگا رہے گا تو ملک تو ہاتھ سے اسی طرح ہی باہر نکلے گا. لوگ تو فائدہ اٹھائیں گے. ہماری پرائرٹیز اگر سیٹ نہیں ہوں گی کہ کیا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کیا کم امپورٹنٹ ہے. یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے آج کہ میں تو آج ویسے ہی دکھ میں بیٹھا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مچ آن دس, لیکن سوائے سارا دن میرے خیال میں یہ اب حکومت اگر ہوش کے ناخن لے, ہماری سیکیورٹی فورسز بھی اپنا کام اچھے طریقے سے کریں, تو میرا خیال ہے معاملات کو اب سنبھالنے کی سیریسلی ضرورت ہے. اور راجہ قمر الاسلام صاحب نے یہ جو بات کہی نا, اٹس ناٹ دی پوائنٹ آف نو ریٹرن, اس سے بھی میں بڑا سیریسلی ڈس ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ کوئی میجورٹی نہیں ہے بلوچستان میں, یہ پتہ نہیں کب سمجھیں گے حالات خراب ہونے کو جب سارا بلوچستان ہی اس کام پہ لگ جائے گا. آپ کی ایک ٹرین جلا دی گئی ہے, لوگوں کو اٹھا کے لے گئے, آپ کے سیکیورٹی پرسنل کو اوپر اٹیک ہوا ہے, آپ کہتے ہیں یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں. either you fix it today or you wait for an even bigger disaster. بہت ہی نان But what about the PTI propagandists on social media which come across as کہ آپ لوگ patriotic نہیں ہیں, آپ لوگ بلا وجہ میں فوج کو برا بلا کہنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. مطلب آپ کو بھی پتہ ہے سرفراز صاحب, سرفراز صاحب یہ تو مانے نا, سنا میں پی ٹی آئی سے ہی حکم دیکھیں. نہیں میں کیا مانوں میں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں یہاں کون سا پروپیگنڈا کہہ رہا ہوں. میں تو بڑا دکھ کر رہا ہوں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے, یہ میں کوئی یہاں بیٹھا بات کو بڑھا تو نہیں رہا, میں تو دعا کر رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کے نام سے یا پی ٹی آئی کے نام سے کرتے ہیں ان کو بھی تو روکنا پڑے گا نا سر. پتہ نہیں ہمارے نام سے پی ٹی آئی نہیں کرتی ہے. لیٹ می ایشور یو, پی ٹی آئی کا کوئی کارکن, پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر پروپیگنڈا نہیں کرتا. پی ٹی آئی تو خود مظلوم جماعت ہے. باقی پی ٹی آئی کے اوپر گناہ تھوپنے کا یہاں پہ ایک رواج چلا ہوا ہے. کوئی بھی بندہ اٹھ کے سوشل میڈیا پہ اٹھ کے فوج کو برا کہہ دے, کوئی غلط بیان دے دے, اس کو اٹھا کے پی ٹی آئی کا بنا کے پریزنٹ کر دینا, میں اس کی بڑی شدید مذمت کرتا ہوں. اس طریقے سے سیاست نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے پاکستان میں ہو رہی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ کارنر کرنے کے لیے ہر جو غلط چیز ملک میں ہو, خواہ ہم خود ہی کر رہے ہوں یا خود سے ہو رہی ہو, اس کو اٹھائیں اور ایک جماعت سے آپ منسوب کر دیں. پی ٹی آئی از پروبیبلی دا موسٹ پیٹریوٹک پارٹی ان پاکستان. اوکے سر آپ کے پیٹریوٹزم کو سلام بھی ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا اب کوئی اگر گولڈ میز کانفرنس ہو جائے یا کم از کم نیشنل ایکشن پلان پہ سب بیٹھ جائیں, forget all the opposition alliances and everything else, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ملک کے لیے ایک ہو جائیں؟ مجھے لگتا ہے جی ہونا ہی پڑے گا جو حالات ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ سے تو کام بالکل ہی باہر ہے. مجھے تو بڑا دکھ ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ اگر بات یہاں تک چلی گئی کہ خدا نہ خواستہ ملک کے بھی ٹکڑے ہونے پہ بات چلی جائے اور ہم ان چیزوں کو بہت ہی ہاتھ سے نکال دیں, اس سے بہتر ہے دیٹ وی شوڈ سٹ ٹوگیدر when we have the time at our hands, اور کم از کم ان سیریس ایشوز کے اوپر تو دیر از اے سیریس نیڈ فار ڈیلیبریشنز فرام آل پارٹیز انکلوڈنگ پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. پی ٹی آئی اپنے ملک کے مفاد سے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹے گی. باقی ہمارے جو ایشوز گورنمنٹ کے ساتھ ہیں وہ چلتے رہیں گے سائڈ بائی سائڈ.
That's a positive sign. रईसानी साहब ये फरमा दीजिएगा कि क्योंकि बलोच की जो रिप्रेजेंटेशन है हमारी सेनेट में भी, और अच्छा रईसानी साहब हम डिस्कनेक्ट हो गए, हम बात करें कि रिप्रेजेंटेशन हमारी नेशनल असेंबली में भी कम है और सेनेट में भी कम है, लेकिन ऑफ कोर्स पूरी जो असेंबली है किस तरह हैंडल करेंगे मामलात को, और इस वक्त तो सिक्योरिटी पर्सनल अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, दे आर पुटिंग देयर लाइव्स इन द फेस ऑफ डेंजर, लेकिन आगे क्या होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस ट्रेन हाईजैक केस इज बिकमिंग एक्सप्लोसिव and Balochistan is exploding, and right now we need to get our attention on terrorism. We're going to take a quick break, come back after. जी वेलकम बैक. वी हैव अ ग्रेट पैनल टुडे. कमर इस्लाम साहब हमें नून लीग से ज्वाइन कर रहे हैं, जमाल रईसानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मोहम्मद अली सरफराज साहब पीटीआई से ज्वाइन कर रहे हैं. जमाल रईसानी साहब, आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन जस्ट बिफोर वी वेंट टू द ब्रेक, क्योंकि बड़ा मेटिकुलसली प्लान है ये, जिस तरह उन्होंने पूरी एक प्लेटफॉर्म को बम से उड़ाया, उसके बाद टनल में जिस तरह से उन्होंने इवैक्यूएट किया भी और फिर लोगों को अपने तरफ अगवियर का माल बनाया. इन तमाम तर चीज़ों के लिए अगर हम देखें तो उनकी जो डिमांड है वो है कि हमारी जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, जो हम जिनको मिसिंग पर्सनस केस कहते हैं, मिसिंग पर्सनस को रिहा किया जाए और हमारे जो एक्टिविस्ट अपने लिए हैं अपनी कस्टडी में, उनको भी आप रिहा कर दें. तो ये इस लेवल की नेगोशिएशन आपको लगता है होगी, या वी आर जस्ट गोइंग टू हिट विद पावर? देखिए जी, वी शुड हिट विद पावर. इसकी रीजन मैं बताऊं. सबसे पहले ये हमने अगर तय की है कि बलोच लिबरेशन आर्मी इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपसे नेगोशिएट नहीं करना चाहता, वो आपसे बंदूक के जोर पे बात करना चाहता है, तो रियासत ओनली द स्टेट हैज द राइट टू एक्सरसाइज वायलेंस. नंबर 1. नंबर 2 ये है कि हमें पता भी है कि आज का जो अटैक हुआ है, इट्स अ प्री प्लान्ड अटैक, जिसमें इंटरसेप्शन ट्रेन की कैसी होती है, आपके इंफॉर्मेशन के इसमें कितने सोल्जर्स ट्रैवल कर रहे हैं क्वेटा से पेशावर, इस टाइम पे वो डाडर क्रॉस करेगा जिधर इन्होंने इंटरसेप्ट की है. और फिर साथ साथ जब ये अटैक होता है तो हमारे जो हमसाए ममालिक हैं उनके मीडियाज को अटैक होने से पहले वो जो है उसको उछालते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देते हैं, और साथ साथ जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उनके, वो इसको ग्लोरीफाई करते हैं, और जो कि मतलब जो न्यूज हम तक नहीं पहुंचती एज अ नुमाइंदा उन जगह का, या सिक्योरिटी फोर्सेस तक नहीं पहुंचती, या मीडिया तक नहीं पहुंचती, तो उनको ये जो है सोशल मीडिया के नेटवर्क्स पे वो पहले से छाया करते हैं. तो इससे सब कनेक्टिंग द डॉट्स ये लगता है कि ये एक प्री प्लान था, और साथ साथ इसमें एक्सटर्नल जो हमारे ममालिक हैं उनकी भी हाथ है, और हमें ये फैसला करना होगा कि हम इसको आयरन हैंड्स के साथ ही हमें इनको अटैक करनी चाहिए. और जो इनका मोटिव जो है बीएलए का, ना ही वो बलूचिस्तान के लिए है, ना ही वो मिसिंग पर्सन्स के लिए है. हाँ बिल्कुल, उनकी मिसिंग पर्सन्स वो होंगे जो उनके साथ बलूचिस्तान के लोगों को शहीद कर रहे हैं, बलूचिस्तान के रहने वालों को शहीद कर रहे हैं, शायद वो हो सकते हैं. लेकिन बात ये है कि हमें फिर से सोचना होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू टैकल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, क्योंकि बीएलए तो है उनका जो है आर्म्ड, ठीक है जी, और साथ साथ जो हमारे बलूचिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बीएलए के जो इन एक्शंस को उनको ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी सॉफ्ट इमेज बनते हैं, तो उनको भी हमें टैकल करना होगा. इसलिए मैं गुजारिश ये है, वफाक से भी गुजारिश हमारा ये होगा कि आए हम मिलके एक पेज पे बैठे कि हम सबसे पहले तो दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई करें, आईनी हाथों से निपटें, और दूसरा ये है कि जो उसको ग्लोरीफाई करता है बिना सोचे बिना समझे, उसकी भी मेरे ख्याल से एक चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए. क्योंकि अगर एक बंदा शहीद होता है और ट्विटर पर बीएलए वालों को उस बंदे को शहीद करने पे ग्लोरीफाई किया जाता है, मैं समझता हूं कि ये एक प्री प्लान्ड जो है. रईसानी साहब, आप रोक नहीं सकते ना सोशल मीडिया पे, आप जितने मर्जी कदगन लगा लें, आप किसी की सोच को नहीं रोक सकते, आप किसी के कलम को नहीं रोक सकते, आप जितने मर्जी रोक नहीं सकते, लेकिन फिर इससे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमने तो अपना काम करना है ना, हमने तो अपना काम करना है कि हमने हमने तो ये कि कौन पाकिस्तान के हक में है, कौन बलूचिस्तान के हक में, क्योंकि इनका सबसे बीएलए का जो ये है कि वो कहते हैं कि बलूचिस्तान खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से अलग हो जाए. वी ऑल नो दैट दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है जी. तो अगर वो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो सीपैक को वोट टैग करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट टैग करते हैं. You've suffered
a loss of your Exactly. father and brother. Bilkul, I'm my sure. father and my brother. Yes, I know, and I'm just Yes. saying that you've suffered at the hands of this. So all I'm asking you is कि क्या हमारी representation बलोच की नेशनल असेंबली में, सेनेट में कम होने की वजह से ये इशू हम नहीं एड्रेस कर पा रहे, या हमारी प्रायोरिटी नहीं है, या हमने प्रायोरिटाइज करना छोड़ दिया है टेररिज्म को, और ये कह देना कि बस सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हो जाएं सब, तो ये तो ठीक है, वी शुड ऑल बैक देम अप, बट देखिए वी जी, नीड मोर. सिक्योरिटी फोर्सेस वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है जी, उनका काम बंदूक लेना है, दहशतगर्द को मारना है, वो शहादतें भी दे रहे हैं, सिविलियंस भी दे रहे हैं शहादतें. हम अपने गिरबान में जाके देखें हम सियासतदान क्या कर रहे हैं. अगर हम बलुचिस्तान की बात करें, नेशनल असेंबली में मुझ समेत हम 20 लोग हैं रिजर्व के साथ, ठीक है जी, और वो 20 लोग भी हम मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखते हैं. और जब हम बात करते हैं बलुचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, सबसे पहले तो हम जब भी आप BLA के खिलाफ बात करते हो, या आप जो है जो मासूम लोगों की शहादतों पे बात करते हो, उसका एक डिसएडवांटेज है जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते. उसका डिसएडवांटेज सना ये है कि जो आपका पॉलिटिकल कैपिटल है वो गिर जाता है. मैं जरूर बात करता हूँ, मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन जो हकायक है उसको मेरे ख्याल से वाज़ेह अल्फाज में बयान करना होगा कि बलुचिस्तान में अगर एक तरफ मिसिंग पर्सन्स का इशू है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कि बलुचिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे थे, तरक्की के लिए काम कर रहे थे, उनके पाँव में चप्पल तक नहीं था, उनको भी शहीद किया गया. तो एक प्रॉक्सी हो रहा है और हमें यकजा होकर नहीं, बट ये भी हमने देखा ना कि सरफराज बुगटी साहब ने कहा जो कौमी धारे में आना चाहते हैं अपना असलहा दे दे और आ जाए. अब आपको लग रहा है कि हम उस पॉइंट पे अब नेगोशिएटिंग कर सकते हैं? एक मौकिफ हमने दी थी कि रियासत माँ है, बिल्कुल ठीक है, रियासत ने सबको वेलकम की. गुलजार इमाम शंबे एक जो कि BLA का कमांडर था, उसके हमने वेलकम की. सरफराज बंगुज़ई को हमने वेलकम की कौमी दायरे में. लेकिन फिर साथ साथ हमें ये भी दिखाना होगा कि अगर रियासत एक तरफ माँ का किरदार अदा करता है, तो दूसरी तरफ रियासत को चाहिए कि वो बाप का किरदार भी अदा करे. कि अगर एक बंदा नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है और वो कहता है कि जो भी तुम करो, मैं पाकिस्तान की वजूद को नहीं मानता, मैं बलुचिस्तान को पाकिस्तान से अलग अभी तो वो पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे. अभी तो वो कह रहे हैं हमारे मिसिंग पर्सन्स जो हैं और जिनको आपने हिरासत में रखा हुआ है उनको छोड़े, फिर आप आपके लोग छोड़ देंगे. दे हैव कम टू दैट नाउ, थिंग्स हैव कम टू दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि पहले तो मिसिंग पर्सन्स के लिए वो टेंट लगते थे, कोई प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हो जाता था, अब यहाँ तक मामला आ गए कि वो. देखिए जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ जो कि मिसिंग पर्सन्स का जो आम वो है वो BLA है, और दूसरी तरफ आपको खुद पता है कि जो सॉफ्ट इमेज प्रमोट कर रही है वो कौन है. ठीक है जी, पहले टेंट लगाते थे, कैंप्स लगाते थे, आजकल ये एक ही पेज पे आ गए हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन्स को तो बैठे हमारे साथ. मिसिंग पर्सन्स का हुकूमत तो हर टाइम कहती है. हमने एज ए कबाली जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमने ये भी अदा की कि हम जिरगा के तहत इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन फिर से जब चीजें अच्छी होने की तरफ बढ़ते हैं तो वो एक ऐसा प्रोवोकिंग चीज करते हैं, इंसिडेंट करते हैं जिधर हमें मजबूरन रिटेलिटेट करना पड़ता है. जैसे कि आज का जो वाक़या हुआ है उससे पहले जो सरफराज साहब, ठीक है, थैंक यू सरफराज साहब. आर यू क्योंकि आप लोग तो मिसिंग पर्सन्स केस पे जब आप लोग हुकूमत में उस पे तो आप लोगों ने कोई वैसे कान नहीं धरे थे. आजकल आप लोग ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वो वक्त भी याद है जब हजारा लाशें लेके बैठे हुए थे अपनी, और वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर आए और हमसे मिले इमरान खान साहब, और वो नहीं गए थे. तो ये सब चीजें हमने सबने गलतियां की हैं, बलूचिस्तान को हम सब ने ही इस महरूमी में डाला है. लेकिन अब मामला यहाँ तक आ गया है कि दे आर मेटिकुलसली प्लानिंग ईच एंड एवरी मूव, हाउ टू गो टू ढाडर, हाउ टू गो टू मशकफ, हाउ टू गो टू बोलान, हाउ टू ब्लो अप रेलवे ट्रैक, हाउ टू मतलब लोगों को कैसे हिरासत में लेना है बिटवीन द टनल. सो आई मीन हैव वी टेकन थिंग्स टू इजी, या हमारा भी कसूर है इसमें? जी, हमारा बहुत कसूर है. हमसे पास्ट में बड़ी गलतियां हुई हैं, सारी हुकूमतों से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है. बट द पॉइंट इज के आर वी गोइंग टू अंडरस्टैंड, आर वी गोइंग टू लर्न एनी लेसन्स फ्रॉम आवर मिस्टेक्स और नॉट. जितना टेक्निकल ये अटैक था, जितना वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, और जिस तरह बताया जा रहा है कि जी इंटरनेशनल मीडिया को अटैक होने से पहले खबर थी और इसको ग्लोरीफाई भी किया गया, तो अब उसके अंदर ये बात तो पक्की है ना कि अब इसमें इस सारे मामले में पाकिस्तान के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं, खा वो पीपल्स पार्टी हो, खा वो PMLN हो, PTI हो, सारी जमातों के लोग पाकिस्तानी हैं और सारे सूबों के रहने वाले लोग, बेसिकली हम सब पाकिस्तानी हैं और इस मामले पे हम इकट्ठे हैं. अब सोचना तो है कि करना क्या है.
डेफिनेटली हमें करने की ये ज़रूरत है। देखें, आप कब बात करें कौमी धारे में अगलों को तो लेके आ रहे हैं, अब सियासी मामले को अगर इसी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हुए आप देखें, बलूचिस्तान में कोयटा से हमारा एक ही MNA है, आदिल खान बाज़ई। अब एक तरफ कहते हैं सियासी जमातें मिलजुल के बैठें और एक इस नेशनल डिज़ास्टर को डिस्कस करें एंड दे शुड ट्राई टू फाइंड अ रेमेडी। और उसमें हमारी सियासी जमात की जब बात आती है तो उसका जो एक MNA है, या उसका घर तोड़ दिया जाता है या उसकी बिल्डिंगें तोड़ दी जाती हैं, वो तो बेचारा अपने घर में मेज़ के नीचे छुपा होगा, अपनी जान बचाता फिर रहा होगा। वो नेशनल इश्यूज पे क्या डिस्कशन करेगा दूसरी जमातों के साथ बैठ के? अगर या बलोचों को अगर आप करेंगे तो PTI का बलोच भी तो बलोच ही है। कमरुल इस्लाम साहब, एक मिनट रुक जाइए, आपने एक बहुत पॉइंट किया है। कमरुल इस्लाम साहब अगर जवाब दे दे क्विकली, देन आई विल गो बैक टू सरफराज साहब जी। देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये एक तरफा नहीं है। अभी हाल ही में आप इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान में शामिल होने की, कौमी सतह के मसाइल में शामिल होने की बात की। पहले आज का प्रोग्राम इल्जामात पे मुश्तमिल नहीं होना चाहिए, हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन चूंकि इन्होंने कहा तो उसका काउंटर ये भी है कि अभी बातचीत हो रही थी, उसको यूनिलैटरली किसने तो छोड़ा, उसने किसने क्योंकि कितने संजीदा थे हुकूमत, वो भी नजर आ रहा है। मैंने कोई इल्जाम तराशी नहीं की है, मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है। आज के दिन का यकजहती की बात करनी चाहिए। आई एग्री विद कमरुल इस्लाम सर, लेकिन वी शुड बी लुकिंग एट एन इन कैमरा सेशन, पार्लियामेंट को, सेनेट को, इन सब के बाद हमें वी हैव टू लाइक नाउ बकल आवर बेल्ट्स एंड यू नो वी हैव टू buckle up and face the reality। ये तो हम करेंगे ना। जब हम इल्जामात पे आएंगे तो इन कैमरा सेशन में जब ये हुकूमत में थे तब बैठने से ये आ रही थे और इन्होंने उस वक्त भी इनकार किया था। कमरुल इस्लाम साहब, आप भी हम दोनों आज एक काम करते हैं, इस शो में एक काम करते हैं कि आप और मैं दोनों इस इशू को नहीं उछालते, आप सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं माफी चाहता हूं अगर आपको मेरी बात बुरी लगी, मैंने सिर्फ एक चीज पिन पॉइंट की। चले, हम किसी को छोड़ दें इस हम सिर्फ कह रहे हैं कि मुल्क के लिए सोचें, आगे चलने का सोचें, मिल बैठे जो चीजों को सॉफ्टली लेना छोड़ दें। मिसिंग पर्संस एक मसला था, इस पर लोग बार बार बात करते थे, कभी साफियों को उठा लिया, कभी किसी को उठा लिया, कभी किसी को कर लिया। सो दिस थिंग हैज ब्लोन अप एंड गॉन आउट ऑफ प्रोपोर्शन और इसमें कई कई हम सब की गलतियां हैं, तो हम सबको एड्रेस करना चाहिए इसको मिलजुल के। जी जी, इकोनॉमी और टेररिज्म पे हमें एक होना चाहिए सर। इकोनॉमी फलाओ बहबूद अवाम भी होती है सर, पहले अवाम तो बचा लो। अच्छा जी, रईस अली साहब, एनी क्लोजिंग कमेंट सर आपके? देखिए जी, हमें वफाक को सीरियस लेना चाहिए, बलूचिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, और खास तौर पर मैं सियासी जमातों से ये जरूर गुजारिश करूंगा कि हमारे भाइयों ने बात की कि हर सियासी पार्टी का अपना एक विजन और पॉइंट होता है, तो मैं चाहता हूं कि अगर हम नेशनल असेंबली में बात करना चाहेंगे इस बलूचिस्तान की, तो यकजा होकर बात करें। हम बात करना चाहते हैं तो कोरम फिर पॉइंट आउट हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें मद्देनजर रख के जो हमारे हालात हैं बलूचिस्तान के, KP के, हमें चाहिए कि हम पब्लिक जो मैटर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है उस पर हमें एक यकजा होना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए। लास्ट वर्ड सरफराज है जी। सरफराज साहब, लास्ट कमेंट सर। बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की बात होगी तो हम सारी जमातों से बात करेंगे। ये मेरी आपसे कमिटमेंट है कि मेरी पार्टी करेगी। इस्लाम साहब, इन इश्यूज पे बिल्कुल करेंगे, ये हमारे नेशनल इश्यूज हैं। बिल्कुल ठीक है। इस्लाम साहब जी, बिल्कुल ऐसे जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये दो इश्यूज, इकोनॉमी और टेररिज्म, इस पे तो एटलीस्ट कंसेंसस होना चाहिए। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच तीनों हजरात, आपने ज्वाइन किया। एक डेवलपिंग सिचुएशन है, हमको अभी हतमी राय तो दे नहीं सकते और आपको हतमी फिगर्स भी नहीं दे सकते, लेकिन मामलात इस वक्त ऐसे ही हैं। शायद सिचुएशन रूम में इस वक्त सदर जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और ऑफ कोर्स हमारा जो इंटीरियर मिनिस्टर है, सब बैठकर अपने सर जोड़कर फैसला करेंगे कि क्या करना है, क्योंकि वहाँ से जो मामलात हैं इस वक्त हाथ में अगर ना लिए गए और अगर हाथ से निकल गए तो फिर बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा। सो दिस शुड बी अ वेक अप कॉल फॉर एवरीवन। हम वक्फा लेते हैं, आप हमें ज्वाइन कीजिए वक्फे के बाद। हम कहते थे कि मिसिंग पर्सन्स का मसला जो है वो रियल है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन आज जिस तरह से BLA ने, कुछ रेबल्स ने एक पूरी फोर्स बना के मेटिकुलसली प्लान करके एक प्लेटफॉर्म को, रेलवे प्लेटफॉर्म को उड़ाया है, उसके बाद टनल में हॉस्टेज बनाया है, एक ट्रेन हाईजैक वन ऑफ इट्स काइंड फर्स्ट इन पाकिस्तान ये हुआ है।
all prayers with our security personnel جو اس وقت ہمارے لیے اپنی جان کی بازیاں لگا رہے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی جو بیچارے عید منانے جا رہے تھے اپنے گھر, اب پتہ نہیں عید ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, لیکن a very sad day today. So on that note, thank you for watching and we will see you tomorrow.